ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 रीजंस व्हाई पीपल मूव टू यूएसए फ्रॉम कनाडा। तो अगर आपने लोगों को इंडिया वापस जाते हो तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो यूएस मूव होना प्रेफर करते हैं एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव। तो आज की वीडियो में इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुड यू कंसीडर मूविंग टू यूएसए? सो व्हिच वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे नंबर 1 पॉइंट की, जो कि आ जाता है वेदर। तो यार अगर आप कनाडा आने का सोच ही रहे हो या फिर कनाडा आ चुके हो, आपको पता होगा कनाडा की जितनी भी सिटीज़ हैं, प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, टेरिटरीज़ हैं, हर जगह ठंडी है। ठीक है, कनाडा ऑन एवरेज एक ठंडी कंट्री है। यहाँ पे समर्स 3 से 4 महीने की रहती है, उसके बाद टेम्परेचर ठंडा हो जाता है और सर्दियों में तो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, माइनस में चला जाता है। और स्नोफॉल की बात करें या स्नो स्टॉर्म की बात करें, हर एक जगह पे आते हैं। आप चाहे ब्रैम्पटन बैठे हो, चाहे अल्बर्टा बैठे हो, हर एक जगह पे होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कैलगरी में खड़ा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो कैलगरी में कल तक चल रहा था 34 डिग्री सेल्सियस बिकॉज वी आर इन द समर सीजन। लेकिन आज यहाँ पे चल रहा है 16 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हो मौसम कितना ठंडा हो रखा है इस टाइम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा देखने के लिए। तो भाई 16 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट रियली समर टाइम, बट यहाँ पे कभी भी वेदर चेंज हो जाता है एंड मोस्टली ठंडा ही रहता है। ठीक है, अगर आप यूएस जाते हो तो वहाँ पे ऐसी कहानी नहीं है। यूएस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्स है जियोग्राफिकल लोकेशंस। अगर आप यही देखना चाहते हो ठंड और पहाड़ जैसे कि अल्बर्टा में, तो आप जा सकते हो कोलोराडो या फिर मोंटाना जा सकते हो आई बिलीव। तो उन दोनों जगहों पे आपको पहाड़ी एरिया देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो समर्स देखनी तो आप कैलिफोर्निया जा सकते हो या फिर फ्लोरिडा जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो भाई टोरंटो, वैंकूवर जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर रहना, देन यू कैन कंसीडर मूविंग टू न्यू जर्सी या फिर न्यूयॉर्क। तो वहाँ पे डाइवर्स लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा है। अलग अलग स्टेट्स में जाओगे, अलग अलग तरीके का मौसम मिलेगा। कहीं ट्रॉपिकल स्टेट्स या आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। तो विद इन द कंट्री ही बहुत सारी जगहें आ जाती है रहने के लिए एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा में मोस्ट ऑफ द जगहें ठंडी होंगी, या मैं बोलूँ हर एक जगह ठंडी होगी। बस डिफरेंस रहेगा, कोई थोड़ी सी कम ठंडी होगी, कोई ज़्यादा ठंडी होगी। लेकिन ऑन एवरेज यहाँ पे उसी इंसान का काम है भाई, जो इंसान ठंड से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती तो उस इंसान के लिए सही है। अगर आपको ठंड से थोड़ी भी प्रॉब्लम लगती है, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे लोग कहते हैं कि सर्दियों में ना यहाँ पे 6 से 7 लेयर पहननी पड़ती हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो मे भी भई अगर आपको जवानी में 6 से 7 लेयर पहननी पड़ रही है, झंडू बाम लगानी पड़ रही है, तो बुढ़ापे में क्या होगा आपका। तो आपको शायद कंसिडर कर लेना चाहिए किसी और वार्मर जगह पर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई ज़िंदगी अगर बितानी तो उसमें बुढ़ापा भी देखना होगा। तो यार अब हम अगले पॉइंट की बात करें तो वो आता है जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब यार कनाडा में भी आपको डिसेंट नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। मैं नहीं कहता यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, लेकिन जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर साल 5 लाख इमिग्रेंट आते हैं। इनका गोल रहता है 5 लाख प्लस लेने, आगे जाके और बढ़ता रहेगा शायद, किसी को नहीं पता। बट जब इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं कि भाई सबको पहले तो शेल्टर मिलना, ठीक है, घर रिहाइश मिलना, खाना पीना मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जॉब के लिए तो मारा मारी शुरू हो जाती है। अगर आपके सामने बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी ब्रैम्पटन की जहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हैं, लंबी लंबी कतार बनी हुई जॉब इंटरव्यू देने के लिए। तो अगर एक जॉब पोस्टिंग के पीछे 1000 बंदा अप्लाई करना चाह रहा है, उसमें से 100 इंटरव्यू में बैठ रहा है, तो आपके क्या चांसेस है जॉब मिलने के, राइट। एंड नेगोशिएटिंग पावर तो आपके पास रहेगी नहीं एज ए एम्प्लॉई, तो वो तो आपको रहेगी नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ना डिवाइडेड हो जाती है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं और जॉब सीकर्स जो हैं, जो बढ़ते रहेंगे आगे जाके एज़ कम्पेयर टू यूएस का सबको पता है कि भाई ये हब है जिसने तो करना है भाई सर्विस, ठीक है, जो सर्विस बैकग्राउंड से आता है, जिसको जॉब करनी सारी ज़िंदगी। मेरे हिसाब से यूएस से बढ़िया जगह हो नहीं सकती। दुनिया भर की कंपनीज इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे हैं। अगर कोई आईटी में काम कर रहा है फिर तो भाई आपको पता ना चाहिए वो हेवन है। ठीक है, आईटी की जितनी भी टॉप आईटी कंपनीज हैं उन सबके हेडक्वार्टर यूएस में ही फाउंडेड हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर्स नेटवर्किंग पढ़ी थी कॉलेज में। ठीक है, 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, तो उस टाइम जो उसकी फीस है वो 35 से 40 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स मैंने भरी थी। जब मैं इंटरव्यू पे जाना शुरू हुआ मेरे को लोग ऑफर करते $15 $16। ठीक है, जो $20 कर रहे थे वो तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे। अब मैं ये नहीं कहता एक्सपीरियंस यूएस में मांगेंगे नहीं, लेकिन यार $40,000 खर्चने के बाद $15 की जॉब, और उसमें जो मैक्सिमम कैप रहता है ना उस नेटवर्किंग वाली फील्ड में, तो वो था 60 से 70 हज़ार कैनेडियन डॉलर है ईयर। अब मेरे को लगा कि यार लेट्स से मैंने रेफरेंस डलवा ली, धक्के खा लिए, तुक्के मार लिए, कुछ भी करके जॉब अच्छी ले ली, 2-3 साल में मैं 70 हज़ार हिट कर गया। अगर मैं बढ़िया परफॉर्मर हूँ तो, अगर मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, ग्रो करने के लिए तैयार हूँ, तो 2-3 साल में 60-70 हज़ार का कैप मैंने कर लिया फुलफिल। अब उसके आगे मैं क्या करूँगा, मेरे को निश्चित चेंज करनी पड़ेगी, राइट। नेटवर्किंग में तो उतनी ग्रोथ ही नहीं होगी। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि 2-4 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के कनाडा में जो बाकी काम है ना वो सब ऐसे ही है कि भाई $20 के ऊपर नहीं बढ़ने वाली इनकम आपकी। मिनिमम वेजेस के हिसाब ही आप 50-50 सेंट हर साल बढ़ेंगे। तो ये दिक्कत काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि यूएस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो मेरी पहली आईटी की जॉब रही थी ना वो थी फील्ड टेक्नीशियन एनसीआर कंपनी में। अब एनसीआर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। एंड आई मेट हरनूर इन 2019 जब मैंने अपनी जॉब शुरू की थी। तो हरनूर फ्रॉम सिंग इन यूएसए, तो ही यूज्ड टू वर्क एट एनसीआर इन यूएसए। ठीक है, तो यूएस की कंपनी है, तो वहाँ पे जो नंबर मतलब बेसिकली मैं बोलूँ फिगर मिल रही थी उसे, एंड जो यहाँ पे मुझे मिल रही थी द वेरी बिग डिफरेंस। अब आप बोलोगे भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने मास्टर्स किया है, मैंने डिप्लोमा किया, मैं फील्ड टेक्नीशियन हूँ, तो वो बात मैं समझता हूँ, बट इट वॉज नॉट लाइक फेयर कंपैरिजन एट ऑल। ऐसा लग रहा था भाई हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि मतलब जितनी कम सैलरी यहाँ पे मिल रही थी, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी, इट वॉज नथिंग व्हेन यू कंपेयर इट टू यूएस में भी भाई वो ब्रांचेज रहेंगी,
वो डिपार्टमेंट रहेंगी, वो पोजीशंस रहेंगी, लेकिन उन्हें पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अस। तो मेरे को लगा कि यार जॉब अपॉर्चुनिटी ना यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, एंड जो जॉब में ग्रोथ रहने वाली है, जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी थोड़ा सा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो अब हम बात कर लेते हैं मेरे अगले पॉइंट की, जो कि आता है इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। तो यार अब ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की इनकम डिपेंड करेगी उनके जॉब प्रोफाइल पे, और उनके एक्सपेंसेस डिपेंड करेंगे उनके लाइफस्टाइल पे। लेकिन ऑन एवरेज जो मैंने आर्टिकल पढ़े थे या स्टैट्स पढ़े थे, उसके हिसाब से भाई जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है कनाडा में वो है अबाउट 70,000 कैनेडियन डॉलर, और जो उनका एक्सपेंसेस है अप टू 90,000 कैनेडियन डॉलर तक जाता है ऑन एवरेज रहता है, ठीक है। वर्सेज अगर आप यूएस की बात करें तो वहाँ पे 70,000 यूएसडी के आसपास लोग कमाते हैं और उतना ही उनका खर्चा है। तो पे चेक टू पे चेक इज स्टिल बेटर देन हैविंग सो मच फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो मच फाइनेंशियल पेन ऑन योर हेड। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि यहाँ पे पेचेक टू पेचेक लाइफ चलती है। इवन तो अगर मैं अभी सड़क पे जाकर लोगों से पूछने लग जाऊँ कि भाई आप कौन सा काम करते हो, कोई बोले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कोई बोले मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, पूछूंगा क्या अकाउंट में पैसे कितने, बोलेंगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम ये नहीं कहता लोगों को पैसे खर्चने नहीं आते, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है यार फाइनेंशियल स्ट्रेस जितना कम हो उतना कम रहे, बढ़िया है। लेकिन जब हम एवरेज कंज्यूमर का देखते हैं ना, एवरेज इंसान का हाल देखते हैं, वो कितना कमा रहे कितना बचा रहे दोनों कंट्रीज में, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना इंपैक्ट करती है आपकी जेब के ऊपर। तो कनाडा में थोड़ी सी ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। यूएस में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाता है, लाइक आई सेड बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट के अलग अलग रूल्स लॉज रहते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को लेकर वहाँ पे टैक्सेस अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, 4-5 ही जगह हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं, और उनमें जाकर फिर थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मारामारी हो रही थी। तो रेंटल के प्राइजेस अप रहते हैं, हर किसी को जॉब चाहिए, तो नेगोशिएटिंग पावर नहीं रहेगी इनकम बढ़वाने के लिए एम्प्लॉयर के साथ इंटरव्यू के टाइम पे। तो जो दे रहे हैं वही लेना पड़ेगा, अनलेस यू आर वेरी क्वालिफाइड, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन एवरेज बंदे की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी तंगी रहती है। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि नेटवर्किंग में जो मैंने पढ़ा था या मैंने जाना था, 70,000 कैनेडियन डॉलर वॉज दी कैप, ठीक है। 60 से 70 मिलना था। उसके बाद मेरे को कोई ना कोई निश चेंज करनी पड़नी थी। हो सकता है मैं नेटवर्किंग से साइबर सिक्योरिटी में चला जाऊँ, क्लाउड में चला जाऊँ, लेकिन IT में रह के निश चेंज करनी पड़नी थी। अब 70,000 माइट साउंड गुड फॉर सिंगल इंडिविजुअल, बट जब आप कपल हो, जब आपके आगे बच्चे हैं, डिपेंडेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मी पापा वगैरह, उनको देखना है, तो 70,000 से कुछ नहीं हो सकता आज की डेट में। सिंगल इंडिविजुअल माइट सेव $1,000 आफ्टर पेइंग ऑफ एवरी एक्सपेंसेस, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल अगेन। तो $1,000 भी बचा लोगे, लेकिन जब डिपेंडेंट्स जुड़ गए ना, जो फैमिली आज नहीं तो कल हर किसी की होनी है, तो 70,000 इज नथिंग। एंड नाउ लिसनिंग टू दिस फैक्ट दैट 70,000 इज द एवरेज हाउस होल्ड इनकम, पूरा परिवार इतना कमा रहा है, तो भाई इट इज़ वेरी स्केरी। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती तब भी इट शुड हैव मेक सेंस, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, जो दिए नहीं जाते। स्पेशली अल्बर्टा में आज की डेट में रेंट कंट्रोल नहीं है। कल ही मैंने कुछ पढ़ रहा था आगे की स्ट्रैटेजीज की, भाई कैलगरी रेंटल क्राइसिस में, तब भी इन्होंने वहाँ पे लिखा था कि हम रेंट कंट्रोल नहीं लाने वाले। ये मत सोच लेना हम रेंट कंट्रोल लाने वाले हैं। अगर आप उसे अच्छे से जाके पढ़े, आपको मतलब समझ आ जाएगा। तो ये सब सिनेरियो यहाँ पे चलता है कि भाई 30% रेंट इंक्रीज बढ़ रहे हैं। फूड जो $6 के होते थे, अब 6, 7, 8, $9 का मिल रहे हैं एक आइटम। तो डेफिनेटली एड्स अप टू योर पॉकेट। हर साल इंक्रीमेंट कितना ही हो जाएगा, 2-4%, 5% होगी, अगर आपकी पोजीशन ऐसी है जहाँ पे लोग देते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर आप मिनिमम वेजेस वाली जॉब करो तो 50 सेंट है ईयर जो भी आपको मिलने वाली है ना रेज, जो भी सरकार कहेगी मिनिमम इतनी रखनी पड़ेगी, तो वहीं आपको मिलेगी, उसी के सारे बैठे रहोगे। तो ये दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा रियल है और इनको समझने वाली बात है। अब हम बात कर लेते हैं मेरे अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है हाउसिंग। अब आपके सामने कभी ना कभी वो पोस्ट आया होगा जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो नायग्रा फॉल्स है ओंटारियो वाला, वहाँ पे जो घर है $4-5 लाख से शुरू होते हैं। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे, यूएस बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे, यूएस एंटर कर जाओगे, $1.5-2 लाख से घर शुरू हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात है, इतना बड़ा क्रेजी कंपेरिजन कैसे हो सकता है? कनाडा के अंदर घर इतने महंगे कैसे हो सकते हैं? स्टैट्स के हिसाब से जो कनाडा में घर है वो $7 लाख के आसपास मिलते हैं, यूएस में मिलते हैं $5 लाख के आसपास। अगर आप उसको करेंसी कन्वर्जन करोगे तो सिमिलर सा प्राइस लगता है। लेकिन आपके अफोर्डेबिलिटी पावर डिपेंड करती है आप कमाते कितना हो, एक्सपेंसेस कितने, हर महीने बचता कितना, उसके बेसिस पर लैंडर विल डिसाइड आप कितने के लिए क्वालिफाई करते हो। और $7 लाख के लिए कितने लोग क्वालिफाई करने वाले हैं? बहुत ही कम लोग, ठीक है। इवन दो फैमिलीज 2 लोग मिलके भी आए तब भी 7 लाख के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली है, क्योंकि मैं जब 2019 में वेंट टू कैलिफोर्निया, मैं वहाँ पे अपने अंकल के साथ रहा था, उसने वो रेंट करते थे घर, तो अच्छा खासा घर लिया होता, पीछे बैकयार्ड था, बगीचे में सब्जियाँ वगैरह गई थी, फल फ्रूट लगाए थे, आगे ड्राइवे था, गैराज था, सब कुछ था कैलिफोर्निया के अंदर। एंड 1400-1500 USD वॉज दी रेंट, ठीक है। 3-4 बेडरूम वाला घर था। अगर आप वही उसी टाइम पे 2019 में यहाँ पे खरीदते, आपको क्या लगता है कितने का मिलता है वो रेंट पे? बहुत महंगा मिलता है। आज की डेट के तो आप नंबर सुनोगे हैरान हो जाओगे। एंड ही रिसेंटली बॉट ए हाउस इन कैलिफोर्निया, एंड भाई वहाँ पे $5 लाख में बहुत बढ़िया घर मिल गया। और यहाँ पे 5 लाख में आप ढूंढने जाओगे, आपको छिक्कू कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप कहीं GTA गलती से पहुँच गए तो $5 लाख में तो आपको कॉन्डो मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें सोचने वाली है कि यार इतने महंगे महंगे घर, और ऐसा नहीं कि टाइम के साथ सस्ते हो जाएंगे, आपको लोग मेहनत करेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे तो कुछ बढ़िया ले लेंगे, क्योंकि टाइम के साथ ये चीज़ें तो ऊपर जाती हैं। रियल एस्टेट कितनी ऊपर जाती है, हर साल इतने लोगों को घुसाओगे बिना सोचे कि वो रहेंगे कहाँ पे, तो घरों के प्राइजेस तो बढ़ेंगे ना।
और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी इकोनॉमी के बारे में। तो मेरी नज़र में ना जो कनेडियन इकोनॉमी है काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है इमिग्रेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऐसी कंट्रीज़ अनाउंस कर दें कि भाई हमारे यहाँ पे आना हो गया आसान, वीज़ा आसानी में दे दिया जाएगा और आगे जाके आपको पीआर वगैरह भी मिल जाएगी, तो जो कनाडा आने वाली जनता बिल्कुल आधी हो जाएगी, भीड़ बिल्कुल आधी हो जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ पे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुले हुए हैं कनाडा में, वो बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कुछ प्रोग्राम या फिर बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर ही नहीं करते डोमेस्टिक स्टूडेंट को। वो कहते हैं हमें सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। तो उनके काम धंधे बंद हो जाएंगे। उन्हें पता है कि भाई 4-5 गुना ज़्यादा फीस आती है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ बिजनेस, इट्स नॉट रियली एनी एजुकेशन एनीमोर। आज की डेट में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट डूइंग बिजनेस। तो वही चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। तो पहले तो कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के नुकसान होंगे, उसके बाद नुकसान होगा यहाँ पे एम्प्लॉयर्स का। जो एम्प्लॉयर्स सोचते हैं कि भाई इमिग्रेंट बंदा $15 में आगे जॉब कर देगा, क्या पता कनेडियन बंदे को ज़्यादा पैसे देने पड़े, बेनिफिट्स देने पड़े, क्योंकि कनेडियन जो नया यहाँ पे आता है उसे कुछ नहीं पता होता यहाँ के सिस्टम के बारे में, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। तो उसे भाई जितने मिल जाए उसे होता है कि सर्वाइवल हो रहा है, स्टार्टिंग में जॉब मिल रही है बहुत है, तो फिर उन एम्प्लॉयर्स का भी काम धंधा काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो कनेडियन कंट्री है, यहाँ पे इकोनॉमी है, इतने लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है? इसलिए बुलाया जा रहा है जो यहाँ पे पॉपुलेशन है ज़्यादा यंग पॉपुलेशन नहीं है, रिटायरिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे यंग वर्कर्स आने बंद हो जाएंगे, इमिग्रेंट बंदा आना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे जाके पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। उसी के साथ साथ जो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स रहते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हैं कि आपको कनाडा पेंशन प्लान देंगे या फिर आपको ईआई वगैरह देंगे, वो सब बेनिफिट्स कहाँ से आ रहे हैं? वो टैक्स पेयर की मनी से आ रहे हैं। अगर यहाँ पे इमिग्रेंट बंदा आएगा नहीं, काम नहीं करेगा, टैक्स पेयर नहीं होगा, तो बेनिफिट्स भी देने कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, वो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। तो बहुत सारे नुकसान है यहाँ पे इमिग्रेंट बंदा ना आने के। लेकिन जब आप यूएस में जाते हो, यूएस की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यूएस इज़ नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन इमिग्रेशन एट ऑल। तो यूएस में ठीक है, वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इमिग्रेशन हो सकता है, इमिग्रेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हैविली डिपेंड नहीं करते कि इमिग्रेशन कम होगी, जब बंद होगी तो कंट्री बिल्कुल ही साउथ जाने लग जाएगी। तो वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। और जितने भी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आए या बड़े बड़े बिजनेसेस आए, वो मोस्टली यूएस में ही होते हैं। यूएस में कितने सारे बिलियनर्स हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि यूएस की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से वो लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सिर्फ इमिग्रेशन के बेसिस पे इतनी सारी चीज़ें डिपेंडेंट नहीं है उनकी। तो इसके वजह से मुझे लगता है यूएस की तरफ लोग मूव हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जब उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे फ्यूचर वगैरह उनका यहाँ पे नहीं दिख रहा है उन्हें। बाकी हाँ, ये है कि यार जब आप कनाडा से यूएस जाते हो तो आपके लिए आसान भी रहता है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह किसी और कंट्री में जाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ जाके पूरी आपकी बिल्कुल लाइफ स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी। यूएस में जाओगे, गाड़ियाँ सेम तरीके से चलती हैं, मोस्ट लाइकली आपको वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वहाँ पे काउंट हो जाएगा, आपको जॉब वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, शायद यहाँ से बैठे बैठे मिल जाए। तो बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं, तो ईजी हो जाता है यहाँ से वहाँ पे मूव करना है। बाकी मैं ये नहीं कहता यूएस इज़ परफेक्ट, ठीक है, यूएस में भी अपने अपने खामी है। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ कि वाई पीपल डू नॉट मूव टू यूएस, ठीक है। जो लोग नहीं मूव होते वो क्यों नहीं होते, उसके ऊपर वीडियो बन सकती है, कमेंट करके ज़रूर बता देना है। तो बस यार आज की वीडियो इन्हीं चीज़ों पर थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। हो सकता है आप भी कंसिडर कर रहे हो कि यार इंडिया चले जाना चाहिए वापस, तो इस समय पर अगर आपको यूएस का पता हो तो आप यूएस भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यार कर देते हैं वीडियो यहीं पे। अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा आपको दिल करे। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।